Hello students, welcome you back, welcome you all. Let's coming back to the chapter 2 of your economics of class 10th, sectors of the Indian economy. Students, I'm Abhishek Tiwari and I'm welcoming you all on this YouTube platform. So here I'm going to present you the second video. In the last video we have studied all the sectors of economies. Okay, in the last lecture we have studied all about the sectors of economies. Students, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि जो लास्ट वीडियो था इट्स क्वाइट अप्रिशिएटिव, तो मुझे लगता है कि आपने अप्रिशिएट किया होगा उस वीडियो को। आपको जैसा लगा आप कमेंट भी ज़रूर किया करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा जो है उसको और इम्प्रोवाइज़ करने का मौका मिल सके। हावेवर कल हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स को पढ़ा था। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, कि तीनों सेक्टर्स को अब कंपेयर करेंगे, उनके वैल्यूज़, उनके वर्च्यूज़ को हम लोग स्टडी करेंगे कि तीनों सेक्टर्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, एंड विच सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट वन एंड विच हिंडर द लास्ट. ओके, so if we compare this, we get the various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors. जो primary, secondary और tertiary sectors की various activities होती हैं, sector produce a very large number of goods and services. ये तीनों sector जो है comprisingly बहुत बड़ी संख्या में goods and services को produce करते हैं. Also three sectors have a large number of people. इसके अलावा इन तीनों सेक्टर्स में बड़ी संख्या में लोग जॉब करते हैं, वर्क करते हैं इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज. इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में ये तीनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ओके, ये तीनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बहुत ढेर सारी संख्या में लोग जो है वर्कफोर्स के रूप में इन सेक्टर्स में काम करते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड. तो नेक्स्ट स्टेप पे अब ये देखना है कि कौन सा सेक्टर कितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, किस सेक्टर का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है, कितनी ज़्यादा लोग किस सेक्टर में वर्क करते हैं, जॉब पाते हैं. इन एन इकॉनमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स. इकॉनमी में एक या एक से ज़्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो अगर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ठीक है, तो इन इकोनॉमीज़ देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स. एक या एक से ज़्यादा सेक्टर्स हैं जो कि डोमिनेंट हैं अलग अलग सेक्टर में, कोई जॉब देने के मामले में, कोई प्रोडक्शन के मामले में डोमिनेंट है. सो वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज़. और उसी के अगर रिलेटिवली देखा जाए, सापेक्ष देखा जाए, तो रिलेटिवली बहुत से और सेक्टर्स हैं वो उनके कंपेयरिंग में छोटे हैं या कमज़ोर हैं. सो व्हाट आर द रीजन्स एंड वाई दे आर, इसको हम लोग अब स्टडी करने चल रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. बात यहाँ ये आती है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स, कि हम ऐसे अलग अलग गुड्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, सर्विसेज को कैसे काउंट कर सकते हैं ना, और ये जान सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन किस सेक्टर में ज़्यादा है, किस में कम है. ओके, इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग स्टडी करते हैं. विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, हज़ारों गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस किए जाते हैं. यू माइट थिंक, आप सोचेंगे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल टास्क, कि ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है ये निकाल पाना कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन है, कौन से कम. नॉट ओनली would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers, nails and furnitures. फिर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है वो ये होता है कि हम कैसे इस चीज़ को ये इनॉर्मस होने के नाते, इनॉर्मस ही नहीं ये जो है, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन ऐड अप कार्स. कि अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो कार, एक सेक्टर्स में कार होता है, बड़ी कार्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, छोटी छोटी कील, नेल्स हैं, फर्नीचर्स हैं. तो छोटे से लेके बड़ी चीज़ों को हम कैसे ऐडअप कर सकते हैं. ठीक है, ये ज़्यादा टिपिकल या ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम दिखाई पड़ता है. इट
वॉन्ट मेक सेंस, तो ये एक सेंस क्रिएट नहीं करता है। ओके, ऑलराइट, सो यू आर राइट इन थिंकिंग सो, आप ऐसा सोचने में बिल्कुल सही हैं। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up actual numbers. Okay, निश्चित रूप से ये एक बड़ा टास्क है और ये इम्पॉसिबल भी है इसको कर पाना, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो इकोनॉमिस्ट थे वो इस काम को आसान करने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। ओके, दे सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड। जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है उसका इस्तेमाल किया जाए, न कि नंबर ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आप समझ रहे होंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज के नंबर को इस्तेमाल करने के बजाय उनकी एडिंग अप में उनकी वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ 10,000 किलोग्राम ऑफ वीट इज़ सोल्ड, अगर 10,000 किलोग्राम जो है आटा अगर बेचा जाता है या फिर गेहूँ बेचा जाता है, गेहूँ, सो एट 8 रुपीज़ पर किलोग्राम, 8 रुपये किलोग्राम के हिसाब से गेहूँ बेचा गया। सो वैल्यू ऑफ वीट विल बी 80,000, तो उस पूरे 10,000 किलोग्राम की वैल्यू 80,000 हो गई। सो द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स आर ₹10 पर कोकोनट के हिसाब से, अगर कोकोनट को ऐड किया जाए 5,000 कोकोनट्स को, 10 रुपये पर कोकोनट के हिसाब से 50,000 रुपये। ओके, 50,000 रुपीज़। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। इसी तरीके से उनके नंबर ऑफ़ गुड्स को कैलकुलेट करने के बजाय जो उनकी वैल्यू होती है हमें वो कैलकुलेट करना होता है। हमें ये मालूम है कि हमने कितना प्रोडक्शन किया। ओके, मान लीजिए हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये नंबर हमें मालूम हो। ओके, बस, और ये पर के हिसाब से कॉस्ट कितना पड़ता है वो हमें मालूम हो जाए, बस दैट इज़ इनफ। बस वही जो फाइनल वैल्यू आएगी उसी फाइनल वैल्यू से हमें मतलब होता है। ठीक है, उस हर एक चीज़ की वैल्यू का कोई मतलब नहीं, मतलब बीच की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। सो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर आर कैलकुलेटेड। इसी तरीके से तीनों सेक्टर्स के गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है और उसी हिसाब से ऐड किया जाता है। ओके, सो रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। तो यहाँ पे एक प्रिकॉशन, एक सावधानी बरतनी होती है। वो क्या है? नॉट एवरी गुड और सर्विस, पूरी सारे गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं दैट इज़ प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। तो हर एक गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस या सेल किए जाते हैं उन सभी को ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती, उनको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, सेंस तब बनता है, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाए, फाइनल गुड्स एंड सर्विस ही। ठीक है, तो सेंस कहाँ क्रिएट होता है कि हम सबको इंक्लूड करने के अलावा जो उनकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं हम केवल उन्हीं को इंक्लूड करें। टेक फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में अगर देखें आप, एक किसान है, वो अपनी गेहूं को बेचता है टू अ फ्लोर मील, एक आटा चक्की वाले को जो है वो अपना गेहूं बेचता है 8 रुपये किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, 8 रुपये किलोग्राम के हिसाब से वो उसको सेल करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एंड वीट एंड सेल्स द फ्लोर टू द बिस्किट कंपनी ₹10 पर किलोग्राम। तो 10 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से जो है उस फ्लोर मील ने बिस्किट कंपनी को दे दिया आटा बना करके। द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। ठीक है, उसका इस्तेमाल बिस्किट कंपनी 4 पैकेट ऑफ बिस्किट बनाने में कर रही है। और ठीक है, और उसको जो है बिस्किट कंपनी इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर 15 पर पैकेट। 15 पर पैकेट के हिसाब से वो उसको 60 रुपीज़ में बेच रही है कंपनी। ठीक है, 15 पर पैकेट हिसाब से मीन्स 15 4 60। ठीक है, तो इस हिसाब से वो 60 रुपीज़ में उसको फाइनल जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आती है, फाइनल वैल्यू 60 रुपीज़ आती है। ठीक है, सो बिस्किट्स आर फाइनल गुड्स। बिस्किट क्या है? जो कंज्यूमर के पास पहुँचेगा, ग्राहक के पास पहुँचेगा, वो फाइनल गुड्स होता है। तो जो फाइनल गुड्स होता है ना, उसी की वैल्यू को चार्ज किया जाता है, बाकी वैल्यूज़ को इंटरमीडिएट वैल्यूज़ कहते हैं। उन इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को काउंट नहीं किया जाता है। ओके,
सो गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, जो बिस्कुट जो है वो फाइनल गुड है जो कि कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, और इसीलिए वो फाइनल वैल्यू को, अब आप पूछेंगे कि ये फाइनल वैल्यू और बाकी वैल्यू से क्यों छोड़ दिया, तो बच्चों जो फाइनल वैल्यू है उसमें आटे का, बिस्किट का, ऑयल एंड शुगर, इन सब का कॉस्ट 60 रुपीज़ में मिला हुआ है। इसलिए हमें बारी बारी से सबके अलग अलग काउंट करने के बजाय हम केवल एक वैल्यू को काउंट कर लेते हैं और वही फाइनल वैल्यू जो होती है उसी को हम ऐड अप कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, और यही ऑलरेडी एक्चुअली हमारी जीडीपी कहलाता है। इसका टोटल सम जो होता है वो हमारी जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? द सम ऑफ, टोटल सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ अकाउंटिंग ईयर। ओके, ऑल goods, the final value of all goods and services produced in an accounting year is termed as GDP. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं उसको, जहाँ पे सभी जो प्रोड्यूस की गई वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू है उनका टोटल सम, एक कैलेंडर ईयर मतलब एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी उसका सम होता है वो पूरा हमारी जीडीपी कहलाता है, सभी वस्तुओं सभी सेवाओं को लेकर के। क्लियर? होप आपको ये जीडीपी समझ में आया होगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है इसमें। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड? तो जो क्वेश्चन था कि केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों काउंट किया जाता है, उसका आंसर भी देख लीजिए। इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिन गुड्स का इस्तेमाल होता है मिड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी चीज़ें जो हैं क्या कहलाती हैं? इंटरमीडिएरी और इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, कैसे उसको हम कहेंगे? बहुत से एग्जांपल्स हैं। आप कोई चीज़ ले लीजिए, आप अगर कोकोनट ऑयल्स बना रहे हैं तो कोकोनट ऑयल बनाने में जो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कोकोनट का यूज़ कर रहे हैं, जो और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं। ठीक है, आप कुछ और बना रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं, तो चॉकलेट जो है वो फाइनल गुड है, लेकिन चॉकलेट के पीछे जो चोको, जो पीनट्स और जो बाकी और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन सब की कीमत उसमें जुड़ी हुई है, तो वो जो बीच में यूज हुए हैं उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है, सो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods। तो इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो उनकी वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की, वो फाइनल गुड्स ये में नहीं इंक्लूड की जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता है। अगर उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो 2 टाइम इंटरमीडिएट गुड्स की कीमत 2 बार जुड़ जाएगी, एक ही चीज़ की कीमत 2 बार जुड़ जाएगी। इससे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कीमत जो होगी वो कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपने देखा कि 8 रुपीज़ का फ्लोर, 10 रुपीज़ का 8 रुपीज़ का व्हीट, 10 रुपीज़ का फ्लोर और 15 के हिसाब से बिस्किट का पैकेट बना करके 4 बिस्किट पैकेट 60 रुपीज़ ना। अगर इन सब को हम जोड़ लें तो इसकी कीमत हो जाती है 78 रुपीज़, लेकिन वो 4 बिस्किट के पैकेट 60 रुपीज़ में ही बिक रहे हैं। तो कस्टमर 60 रुपीज़ में लेगा कि 78 रुपीज़ में लेगा? तो कस्टमर के लिए ये भारी पड़ेगा, इसलिए जो है ना उसको अलग अलग डबल हो जाएगा इसको करने 78, इसलिए हम उसको फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, इसमें सबकी कीमत शामिल होती है। सो इंक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। Hence the value of ₹60 for the biscuit means final goods already included the value of flour 10 rupees. Similarly value of all the other intermediate goods would have been included। इसी तरीके से हर
फाइनल गुड में उसके इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू शामिल होती है, इसलिए सब की अलग अलग वैल्यूज़ को काउंट करने के बजाय सिंगल वैल्यूज़ फाइनल वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाता है। जीडीपी में कंट्री की इकोनॉमी, उनकी इनकम को जज करने में केवल फाइनल वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, सो द काउंट टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट, तो फ्लोर एंड उसकी वैल्यू काउंट करने के लिए सेपरेटली दे इज़ देयर फॉर नॉट करेक्ट। अगर उनको सेपरेट किया जाए तो इस तरह से वैल्यू करेक्ट नहीं आएगी और उसका एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो एक ग्राहक के ऊपर आएगा। बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग अ नंबर ऑफ टाइम। इसीलिए क्या होगा, इस कंडीशन में एक ही वस्तु की कीमत दो बार 3 बार भी ऐड हो सकती है। सो फर्स्ट एज व्हीट, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट। पहले उसी चीज़ की कीमत 8 रुपये गेहूं के रूप में ली गई, फिर उसी कीमत 10 रुपये आटे के रूप में 18 रुपये हो गई, फिर उसी कीमत एक बिस्किट के पैक में जो है 15 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक पैकेट बिस्किट बेचेगा कस्टमर को, अगर शॉपकीपर बेचेगा या मैन्युफैक्चरर बेचेगा, तो वो उसको 15, 18, 33 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, जो कि उसको 15 रुपीज़ में एक पड़ना था। तो ये एक गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, सो अब इसको फाइनल देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, हर सेक्टर के द्वारा जो फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर के दौरान, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। ठीक है, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान, मतलब इकोनॉमिक ईयर जो कहते हैं, इकोनॉमिक ईयर्स की शुरुआत पहले कहाँ से होती थी? इकोनॉमिक ईयर का मतलब बच्चों होता था, उसमें बेसिकली हम जोड़ते थे 1 अप्रैल से लेकर के इकोनॉमिक ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती थी। ठीक है, अब सरकार ने उसमें चेंज कर दिया है, तो इस तरह से इकोनॉमिक ईयर कहते हैं। तो इकोनॉमिक ईयर में कितना जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ ना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ सेक्टर फॉर द ईयर, तो टोटल जो प्रोडक्शन है एक सेक्टर का पूरे साल भर के लिए, उस चीज़ को इसमें इंक्लूड करते थे। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, और जो सम टोटल है इन तीनों सेक्टर्स का वो कहलाता है जीडीपी एक अकाउंटिंग ईयर में। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। एक देश के अंतर्गत फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हर सेक्टर की ओर से जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका टोटल सम क्या होता है? जीडीपी कहलाता है। सो जीडीपी शोज़ हाउ बिग द कंट्री इज़। जीडीपी दिखाता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। ओके, सो इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज़ अंडरटेकन। मैमथ मतलब इस विशालकाय काम को, जो इस जीडीपी को मेजर करने का जो विशालकाय ये कार्य है, इट इज़ अंडरटेकन बाय ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये जो मिनिस्ट्री होती है वो सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ से ना, सरकार की अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ होती, डिपार्टमेंट्स होती हैं इंडियन स्टेट और यूटीज़ के, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बारे में और उनकी प्राइसेस के बारे में, और उन सब की वैल्यू को एस्टिमेट करके जीडीपी प्रिपेयर की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। और ये हम लोगों ने इस तरह से स्टूडेंट्स इसको पढ़ लिया कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था। फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्यों इंक्लूड होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोगों ने आज कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स का ये फर्स्ट पार्ट किया। अभी कंपैरिजन बाकी है, कंपैरिजन करना अभी स्टूडेंट बाकी है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस यहीं तक। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट माय अर्जेस टू यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जीडीपी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।